चलो जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो जी? बढ़िया हो? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड कॉर्पोरेट लिफ्टिंग बेल। क्या बेटा? ओके, तो हेडिंग डालिए फटाफट से आप लोग। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल। अब जरा इधर देखो 2 मिनट। सर, बिफोर अंडरस्टैंडिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल, पहले मैं आपको समझाता हूँ कॉर्पोरेट बेल होती क्या है। क्योंकि जब तक आपको कॉर्पोरेट बेल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल तो समझ नहीं आएगा। एसी चल रहा है भाई? हेलो, एसी चल रहा है? गर्मी क्यों लग रही है? सुनिए, तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सुनिए जरा ध्यान से। ओए चंपक लाल, लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना। सर ये कंपनी है, क्या है बेटा? और कंपनी के ना हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, फिर रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो मैंने कंपनी के आपको क्या कराया था बेटा? कुछ फीचर्स। पहला, एक सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन, बोलो बे, क्रिएटेड बाय लॉ। सर एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसने क्रिएट करा है? अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा था? सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो बच्चों। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये था सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, जो भी है, सबसे क्या बेटा ये अलग है। अब इसकी अपने एक पहचान है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑल्सो। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अपने आप में कंपनी की एक पहचान होती है बेटा, और अपने मेंबर से, डायरेक्टर से क्या होती है बेटा? ये अलग होती है, डिफरेंट होती है। बोलो बेटे, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अब प्रश्न यहाँ आता है सर, तो सर ये कॉर्पोरेट वेल क्या है? तो बेटा ये दो फीचर्स मिलकर एक पर्दा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं बेटा? अब कैसे, सुनो ध्यान से, ये कैसे कॉर्पोरेट वेल क्रिएट होता है और ये क्या सिचुएशन है बेटा? देखो, ये कंपनी है, क्या है बेटा? कंपनी है, और ये आउटसाइडर्स हैं। क्या है बेटा? आउटसाइडर्स हैं। और कंपनी के पीछे कुछ लोग बैठे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, जो एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं? एक्चुअली वर्किंग इन द कंपनी। बोलो बच्चों जी। कंपनी के बिहाफ में यही लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना? अच्छा सुनिए, ये जो आउटसाइडर है ये डील किससे कर रहा है? ये डील किससे कर रहा है? अच्छा, कंपनी जो है, सारे के सारे काम किसके नाम पे हो रहे हैं बेटा? यानी कि आउटसाइडर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होंगे, वो क्या होंगे बेटा? इन द नेम ऑफ कंपनी। किसके नाम पे होंगे बेटा? कंपनी के नाम पे होंगे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन। अब सुनिए, मान लो कल को कोई फ्रॉड अकर्स होता है, फ्रॉड तो नहीं, जैसे मान लो कोई लॉस होता है, एनी डैमेज या लॉस अकर्ड टू आउटसाइडर्स, कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज हो रहा है किसको जी? आउटसाइडर को। ठीक है, तो इसके लिए जनरली क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लायबल होंगे? तो इसके लिए लाइबिलिटी अपॉन कंपनी ओनली। लाइबिलिटी अपॉन कंपनी ओनली, मतलब लाइबिलिटी जो होगी वो सिर्फ किसके ऊपर होगी बेटा?
कंपनी के ऊपर होगी, मेंबर्स के ऊपर नहीं होगी। इसका मतलब सर क्या यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे के पीछे कौन छुपे हुए हैं? क्या ये पर्दा एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है इनको? ये जो है, ये जो वेल है, क्या है बेटा? वेल है, जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? प्रोटेक्ट डायरेक्टर एंड मेंबर। यानी कि जो भी लॉस, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, उसके लिए लाइबिलिटी सिर्फ किसकी है बेटा? कंपनी की। यानी कि ये लोग तो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। इसी वेल को बेटा कंपनी लॉ के हिसाब से हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पोरेट वेल। समझ आए? बोले बेटे, क्योंकि अल्टीमेटली ना बेटा काम तो मेंबर है, डायरेक्टर ही कर रहे हैं, बट लाइबिलिटी किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। तो कंपनी ने क्या आपको अपने पर्दे के पीछे छुपाया हुआ है? जैसे एक माँ अपने बच्चों को आंचल के पीछे छुपा लेते हैं, सारे दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली कंपनी ने भी अपने आंचल में छुपा लिया है किसको? मेंबर्स और डायरेक्टर को। बाहर दिखाई कौन दे रही है? सिर्फ कंपनी। सारे दुख दर्द पीड़ा किसको मिल रहा है? कंपनी को। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वेल। पर एक कॉर्पोरेट वेल किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से। समझ में आया? बोलो। बट बच्चे नालायक भी तो होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? नालायक। मान लो बच्चों ने कुछ गलती कर दी तो उस पर्दे को हटा के दो चपेट मारनी पड़ेगी ना। हाँ, तो उसी को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। समटाइम वी आर इग्नोर द पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी। यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर करते हैं साहब। क्या करते हैं? देखो ना, मान लो बच्चे नालायक हैं। बच्चे मतलब डायरेक्टर। मान लो एनी एनी फ्रॉड डन बाय बच्चे, सॉरी मेंबर और बीओडी, इन नालायकों ने क्या कर दिया? कुछ फ्रॉड। बट फिर भी क्या है, सिर्फ इसके लिए कंपनी लायबल होगी? तो भाई आपको अगर लॉस हो रहा है जेन्युइन कारणों से तो बचा लेंगे, तब तो कॉर्पोरेट बेल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पर यार तुम जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो लोगों को, तो भी क्या तुम्हें बचाएं? नो। फिर क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे बोलो? लिफ्ट कर देंगे किसको? कॉर्पोरेट वेल को। लिफ्ट का मतलब क्या? हटा देंगे। और कॉर्पोरेट वेल को हटाने का मतलब यहाँ पर होता है इग्नोर द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। बोलो भाई। यानी कि यहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को क्या कर देंगे? इग्नोर। यानी कि यहाँ पर हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। बोलो यार। और ये मान रहे हैं हमने सेपरेट लीगल एंटिटी को क्या कर दिया बच्चे? इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब क्या? हमें एक्चुअल डिफॉल्टर दिख जाएंगे। जैसे ही पर्दा हटाओगे हमें कौन दिख जाएंगे बेटा? एक्चुअल डिफॉल्टर मिल जाएंगे, यानी कि मेंबर और डायरेक्टर। और इनको फिर हम क्या करेंगे बेटा? पेनल्टी वगैरह इनके ऊपर लगाएंगे। समझ आए? नहीं समझ में आया? तो सर कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है? सर कंपनी लॉ ने एक बेनिफिट दिया गया है मेंबर्स और डायरेक्टर को। राइट? जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और मेंबर अलग। तो जो भी काम होंगे, जो भी डैमेजेस होगा, जो भी लॉस होगा, उसके लिए कौन लायबल रहेगा? कंपनी। तो एक प्रोटेक्शन बेल मिल जाती है किसको? मेंबर और डायरेक्टर्स को, कि भाई इस पर्दे के पीछे आप छुपे हुए हो। बट जब अगर आपने फ्रॉड कर दिया, आपने गलती से कर दिया काम, जानबूझ के कर दिया नालायकों ने, तो उस केस में बेटा उस बेल को क्या करेंगे हम? हटा देंगे। यानी कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं फिर? ठीक है, हम करेंगे या कोर्ट करेगा? भाई कोर्ट करेगा इसको। कौन करेगा? कोर्ट या ट्रिब्यूनल। हम नहीं कर सकते बेटा। कौन करेगा बेटा इसको? तो कोर्ट बोलेगा भाई पर्दा हटाओ। तो जो पीछे एक्चुअल डिफॉल्टर बंदा सामने लेके आओ और इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। वो काम करने वाले तो यही ना लाएगा ना, कौन सी कंपनी खुद काम कर रही है। समझ नहीं आया? पक्का? श्योर? चलो बहुत बढ़िया। समझदार तो हो तुम लोग हैं थोड़ा बहुत। चलो जल्दी करेंगे फटाफट से। 60 सेकंड का टाइम दूं? क्या? बिन्नी? ठीक ठीक, चश्मा लेके नहीं आई थी ना लाइक, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। भाई उससे पूछते उसको कैसा लगा? हो जाता है वो तो। उससे पूछते उसको कैसा लगा, मेरे से क्यों पूछ रही हूँ? क्या कह रहे थे? मेरे को तो डेली अच्छा लगता है पढ़ाने में। अब एक दिन में कैसे बता दूंगा मैं? उसको समझ आया? मेन मुद्दा यही है।
अरे बारिश हो जाए मजा आ जाएगा। हवा तो बड़ी ठंडी दे रहे हैं, वहां तक नहीं आ रही बस। चलो मजा आ रहा है, बैठ गए हैं। क्या? क्या हो भाई? कद्दू? चलिए बेटा लिखिए फटाफट से। पढ़ाया जाता है? शाम को होता है ना? कल को लड़का आया था। कल नहीं आया था भाई वो। क्यों नहीं आया था? पता नहीं। तूने बोला नहीं? मुझे तो बताना था कि मैं नहीं पढ़ा। अच्छा। बुक लाया ना सारे? कौन लेके नहीं आया? क्यों? क्यों का आंसर होता है भाई कुछ? तुमसे अलग से बोलो। है? क्यों? सुबह ब्रेकफास्ट करके आए हो? वो क्यों नहीं बोली? नहीं। नहीं किया? आज क्लास 4 बजे तक है। पता है एक स्टूडेंट आता था एग्जीक्यूटिव में, बहुत मोटा था वो, थोड़ा। तो मेरी क्लास होती थी 8-8 घंटे की। वो 1 महीने में पतला हो गया, क्योंकि खाना मिला नहीं उसको प्रॉपर। तो मैं कहा तेरी तो डाइटिंग होगी बढ़िया वाली। नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसको देखो भाई, उसका बिल्कुल पेट अंदर चला गया, बिल्कुल फिट टाइप का हो गया। तो मैंने कहा ये सही है। बस मुझे डर है कि नंदनी खत्म ना हो जाए। सर मैं ना बचपन से ही ऐसा हुई है। अच्छा। मतलब ये जो मोटे बच्चे पतले हो जाए, पतले बच्चों का क्या होगा? गायब। तुम लोग कुछ खाते पीते नहीं हो? ये काजल हो गई, ये नंदनी हो गई, ये हो गई, क्या नाम है इसका? तुम तो बहुत खाते होगे बस। 4 समोसा तो ऐसे ही खा जाती है। नॉलेज वेंचर की पार्टीज में। जीते तो आप एक थे, 4 तारीख में कहाँ से खा लेती थी? आदित्य का छीन के। वो मेरा छीन ले, वैसे इंसान है वो। उस दिन मैं तो कह रही, मैं एक समोसा उसने लिया, एक समोसा मैंने लिया, मैंने आधा खाया क्योंकि मैं मेरा फिर मन नहीं था। कहने लो मेरे को दे दो, मैं खा लूंगी। मैं तो खुद ही खा गई। नहीं बच्चों की आवाज नहीं आती इसमें। हाँ नहीं आती। क्यों लगा रहे हो तुम्हारी आवाज आएगी? नालायक बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं। आउल? आउटसाइडर? चलो बेटा जल्दी करो यार। बॉबिन हो गया? किसने बताया था? हम्म। क्या? साथ में लिख रहा था? नहीं नहीं, अभी नीचे का देख लो। क्या बोल रहा है, इसने बताया? किसने बताया? बॉबिन। ऐसे ही बोल दिया मैंने। ये ऊपर वाला हो गया सबका?
जैसे जिन लोगों को ना सर में दर्द होता होगा ना, वो लोग भी ना ज्वाइंट चेकअप करवा लेना अभी। फिर ज्यादा होने से बेटर है पहले से प्रिवेंशन ले लो। हो गया। ठीक। आज की तारीख है 24। ये 31 का महीना है शायद ना। देखिए बच्चे, सो जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कहता है बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ अ कॉर्पोरेशन इज अ क्लोथ विद अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, येट इन रियलिटी इट इज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। बेटा देखो, ये आर्टिफिशियली तो है, जो हमने एक इसकी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, बट प्रैक्टिकली देखा जाए कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कि नहीं है। बोलोगे? हाँ, in fact, in a way of beneficial owner of the property of the body corporate, a company being an artificial person cannot act its own and it can only through the natural person। मतलब देखो, corporate person जो है, वो जो corporate person है, that is company है, वो तो artificial person है ना। पर artificial person क्या खुद कोई काम कर सकता है? नो सर। तो भैया भले कंपनी का artificial person है, बट स्टिल जो भी एक्ट होंगे वो कौन करेगा बेटा? नेचुरल पर्सन ही करेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ या प्रियसाइंग्स थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? कहते हैं इट मींस अ कम सेम होता है लिफ्टिंग। कहते हैं इट मींस अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग इट्स मेंबर। क्या सेपरेट होती है कि नहीं होती है? Indeed, the theory of the corporate entity is still based on the principle of the whole law of the corporation based. But in the separate personality of the company is a statutory privilege। एक तरीके से बेनिफिट मिल रहा है आपको। सेपरेट होना क्या एक बेनिफिट है कि नहीं है? या इट मस्ट बी यूज इन लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस ओनली। मतलब लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज। मतलब आप एक प्रॉपर अच्छा बिजनेस करो, जायज बिजनेस करो, लीगल बिजनेस कर रहे हो, और वहां पर आपको जेन्युइन तरीके से कोई लॉस हो गया, तो वहां आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। वेयर फ्रॉड या डिसऑनेस्टी में यूज करो लीगल एंटिटी को, तो इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट अलाउ टू टेक द सेटलर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मतलब अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, आपका दूसरों को छलने का मकसद है, डिफ्रॉड करने का मकसद है, डिसऑनेस्टी का मकसद है, तो वहां पर फिर आप लीगल एंटिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। बोलो बेटे। तो कहते हैं कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट सेल, सॉरी वेल है, कॉर्पोरेट वेल लिख लेना इसको, and apply the principle of what known lifting the corporate veil। ठीक है, the court will look behind the corporate entity and take action through no entity मतलब सेपरेट लेकर एंटिटी को यहाँ पे क्या करेगा? इग्नोर करेगा, और जो पीछे बैठे हैं कौन बेटा? मेंबर्स, उनके ऊपर बेटा पेनलाइज करेगा। समझे? तो कहते हैं कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड व्हेन इट डिफेंस प्रोसीडिंग। इन सच ए केस टैक्स इवेजन कर रही है कंपनी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का भी है पीछे, तो ये केस था बेटा हमारे पास। इस केस में कंपनी क्या कर रही थी बेटा? टैक्स इवेजन। वैसे तो बहुत सारे केस हैं, एग्जीक्यूटिव में सुनाऊंगा आपको डिटेल में। कॉर्पोरेट लिफ्टिंग बिल के हम क्या बहुत सारे केसेस अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कॉर्पोरेट बिल का मतलब समझ में आया आपको? बोलिए, बाकी केसेस हैं इनको रीड कर लीजिएगा। सेल्वन एंड सेल्वन कंपनी में क्या इसको बेनिफिट मिल गया था कॉर्पोरेट बिल का? हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिला था नहीं मिला था? सेलमैन को क्या माना गया था? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी वही था, तो उसको बेटा क्या बेनिफिट मिल गया था? ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में। अब सुनिए, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ये हम सिर्फ रीड करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा? हम सिर्फ खुद से पहले क्या लिखा, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ, तो उसको रीड कर लीजिएगा। इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊँ आपको, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ। हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको क्या करना है?
रीड करना है। एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको क्या करना है बेटा, रीड करना है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कंपनी को बनाने के, ये भी आपको रीड ही करना है। अब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। कंपनियों की जर्नी कैसे हुई थी, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ये इसको थोड़ा मैं पढ़ा देता हूँ आपको। देखो, कंपनी ऑफ इंडिया इंडिकेट अर्लियर इस चेरिस लॉ ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स। ठीक है। कहते हैं आवर वेरियस कंपनीज एक्ट हैज बीन मॉडर्ड इन द इंग्लिश एक्ट। कि बहुत सारे ये लॉ ही ब्रिटिश लेके आए थे बेटा भारत में। हाँ जी। तो कहते हैं फॉलोइंग इंटेक्टमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट पहले कब आया था ये? 1844 में इन इंग्लैंड। कहाँ पे आया था बेटा? फर्स्ट कंपनी एक्ट पास इन इंडिया 1850 में। तो पहला कंपनी एक्ट भारत में कब आया? 1850 में। इट प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब इसमें क्या बेसिक बेनिफिट है बेटा, कि आप एक कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते थे और शेयर को क्या कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। फिर कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट आया कब बेटा? 1857 में। द राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी। सब्सिक्वेंटली द राइट हैज बीन बैंकिंग कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी 1860 फॉलोइंग में। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको बताया गया कब कब कंपनीज एक्ट आया है। तो क्या लास्ट 1956 था? बोलो। अभी कौन सा चल रहा है? अच्छा, जो पुराना एक्ट था ना उसमें कितने सेक्शन थे बेटा, ये याद कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको। 685 और कितने शेड्यूल्स थे? 15 शेड्यूल्स थे। ठीक है बोलो बच्चे। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट पुराने थे हमारे में, जो अमेंडेड थे। क्या थे बेटा? अमेंडेड थे। ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ जे रानी का कॉन्सेप्ट है, इसको आप रीड कर लेना। क्यों नया एक्ट लाना पड़ा, उसके पीछे ये सारी सिचुएशन है। सम इंपॉर्टेंट कमिटीज रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। अब देखो जरा यहाँ को, ये वाला पॉइंट है। यहां तक जितना भी कॉन्सेप्ट है रीडेबल बेसिस पे है, उसमें कुछ खास नहीं है बेटा। क्या लिखा हुआ है? कंपनी बिल 2012। देखो, जब कंपनीज, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में जब लॉ पढ़ा है तो बोला था जब भी कोई लॉ आता है सबसे पहले क्या बनता है? बिल। तो बिल के बाद क्या बनता है? एक्ट। तो जब बिल आया तो बिल का क्या सिचुएशन देखो। द गवर्नमेंट कंसिडर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ ईरानी कमेटी। कौन सी कमेटी बेटा? देखो, गवर्नमेंट क्या करती है ना, जब भी कोई लॉ बनाती है तो कुछ कमेटी का गठन करती है। किसका गठन करती है? अब वो कमेटी ना सिचुएशंस को देखकर कुछ लॉ सजेस्ट करती है, किसको? सरकार को। तो गवर्नमेंट को सजेशन रिकमेंडेशन किससे मिला? ईरानी कमेटी से। याद रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ईरानी कमेटी एंड ऑल्सो हेडेड द डिटेल्ड डिस्कशन एंड लिबरेशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री चैम्बर से डिस्कस किया गया, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे सीएस, सीए, सीएमए इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डिस्कस किया, लीगल एक्सपर्ट से डिस्कस किया गया और प्रोफेशनल से डिस्कस किया। मतलब सुनो, सरकार जब 2013 एक्ट लेकर आई, उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या बहुत सारी रिकमेंडेशन रिसीव करी। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन रिसीव करी? ईरानी कमेटी। कौन सी कमेटी बेटा? ईरानी कमेटी। और उसके बाद जितने भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर का मतलब जो इस एक्ट से प्रभावित होते, उन सबसे बेटा रिकमेंडेशन एंड सजेशन लिया। देयर आफ्टर कंपनी बिल 2009 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द 3rd अगस्त 2009। द बिल लेट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द सेल्फ रेगुलेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द रेगुलेटरी अप्रूवल। ठीक है। Managing the affair of the company, the bill promised greater shareholder democracy, vesting shareholder in greater power, containing the strictest corporate governance norms and requiring the disclosure. The company's bill 2009, after incorporation of the parliament, refers to the parliamentary standing committee on finance of the examination and submit to the report of the parliament. कब report submit हुआ बेटा? 31 अगस्त 2010 को। फिर कहते हैं सर्टेन अमेंडमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिल एंड लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी एंड रिवाइज करा गया इसको कब? कंपनी बिल 2011 वाज इंट्रोड्यूस्ड। दिस वर्जन ऑफ वाज रेफर टू द ऑनरेबल कमिटी एंड विच सजेस्टेड द सर्टेन फर्दर अमेंडमेंट। मतलब फिर से किसको दिया गया? कमिटी को। और कमिटी ने फिर से क्या करे? कुछ सजेशन इसमें चेंजेस करे। अमेंड बिल पास बाय द लोकसभा 18 दिसंबर 2012। सोचो कब आया था ये? 3rd अगस्त 2009 को बिल रेडी हुआ था और इसको अल्टीमेटली लोकसभा ने कब पास करा? 18 दिसंबर 2012, बहुत सारे चेंजेस अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, फिर राज्यसभा में कब पास हुए? 8 अगस्त 2013। अगेन इट विल टेक टाइम। कहा दिसंबर में हो गया था पास, और फिर उसके बाद कब पास हुआ? अगस्त में। पूरी गर्मी की छुट्टी ले ली नालायकों। ठीक है। उसके बाद बिल वॉज टाइटल्ड कंपनीज एक्ट बिल 2012। तो बिल का नाम क्या है बेटा यहाँ पे? कंपनीज बिल 2012। अच्छा, जैसे ही इसको पास कर दिया लोकसभा राज्यसभा से, और इसमें प्रेसिडेंट की क्या मिल गई आपकी? फांसी।
तो क्या ये तो बन जाएगा। हाँ, तो फाइनली ये क्या बन गया, कंपनीज एक्ट 2013। तो कब आया था? 2009 में। और इसमें बहुत सारे क्या करेंगे, चेंज अमेंडमेंट कमेटी के सजेशन से ये वो, राइट। और ये कब पास हुआ, 18 दिसंबर 2012 में। कब पास हुआ था ये, लोकसभा से। कहां से, लोकसभा से। फिर राज्यसभा से कब पास हुआ, 8 अगस्त 2013 में। तब जाके बेटा एक्ट बना, कंपनीज एक्ट 2013। सर की कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल है नहीं। हाँ ये काम सबसे बहुत कार्यक्रम। कंपनीज बिल 2012, बिल 2012 में तो है। पर उसने तो स्टार्ट 2009 में किया था। हाँ, बट अल्टीमेट कहाँ तक आया था, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ ना इसमें। तो फाइनलाइज ईयर कौन सा था इसमें, 2012। ठीक है। अब देखो, कह रहा है कंपनी बिल 2012 फाइनली बिकम कंपनीज एक्ट 2000। इट रिसीव असेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब बेटा, 29 अगस्त 2013। यानी कि देखो मेन जो डेट याद करनी है, 18 दिसंबर, 8 अगस्त, बोलो, और 29 अगस्त। तो 18 दिसंबर में कहां से पास हुआ, लोकसभा 2012 में। 8 अगस्त कहां पास हुआ, राज्यसभा 2013 में। और प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, 29 अगस्त को 2013। वॉज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट कब, 30 अगस्त 2013 को। कंपनीज एक्ट 2013 was undergone various amendment aimed to enhancing the efficiency and promoting stage of the doing business। मतलब बिजनेस को बहुत सिंपल बनाने के लिए, आसान करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड हटाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। द एक्ट वाज आल्सो अमेंडेड बाय द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, फाइनेंस एक्ट 2017। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड याद है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। फिर कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शन थे जो कहाँ ट्रांसफर हो गए, आईबीसी कोड में। कहाँ ट्रांसफर हो गए, आईबीसी। किसको लेके, वाइंडिंग अप को लेके। किसको लेके, वाइंडिंग अप को लेके। ठीक है। तो ओमिशन द वेरियस सेक्शन, जैसे कि सेक्शन 253 से लेकर 269, 289 एंड 304 एंड क्या बेटा, ये सब चीजें ट्रांसफर हो चुकी हैं कहाँ पे, आईबीसी कोड में। कहते हैं कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड कंपनीज अमेंडमेंट 2020 हैव बीन डीक्रिमिनलाइज द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट को क्या कर दिया बेटा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब इसमें बहुत सारे जो पेनल्टीज थे वो क्या कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया सिग्निफिकेंटली। द फाइनेंस एक्ट 2017 सेक्शन 182 विद रिगार्ड टू प्रोहिबिशन ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रोल। हालांकि ये सब चीजें आपको भी समझ में नहीं आएगा, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो बेसिक आपको याद रखना है डेट्स, क्या याद रखना है बेटा, डेट्स की। सर कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ से कब कब पास हुआ है, ये डेट्स याद रखेगा। अच्छा, ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी जेट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, देखो हर एक्ट में ना दो सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 उसकी एप्लीकेबिलिटी बताता है, और सेक्शन 2 क्या बताता है बेटा, उसकी डेफिनेशन पोर्शन। ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द एक्ट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एंड प्रोविजन ऑफ द एक्सेल अप्लाई टू द फॉलोइंग। होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा इंडिया। यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर को प्रिविलेज नहीं मिला हुआ। आर्टिकल 370 हट चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कंपनीज एक्ट क्या, अदर जितने भी लॉ है बेटा वो सारे अब कहाँ एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। पहले उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, इसलिए वहां पर भारत का कोई लॉ एप्लीकेबल। आपको पता है वहां पर अपने आप में इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। जम्मू एंड कश्मीर में उनका अपना क्या था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अलग से लॉ बनाते थे खुद ही। ठीक है। भारत के कोई लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते थे, बट पैसे यहाँ से जाते थे। मतलब कुछ लॉ तो होंगे ना, जैसे आपका आईपीसी, ये सब चीजें होंगे, बट मैक्सिमम सिविल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे वहां। समझे। तो भाई इसलिए आर्टिकल को हटाया गया, और वहां पे आज के डेट में सारे लोग हैं। अच्छा देखो, क्या कहाँ कहाँ कंपनी एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में या फिर प्रीवियस एक्ट में। क्या याद है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में यही पढ़ा था आपने। कंपनी का मतलब कि वो कंपनी जो यहाँ रजिस्टर्ड हुई है या फिर प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड, उसको कंपनी मानेंगे, तो उन सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। किसमें एप्लीकेबल बेटा, इंश्योरेंस कंपनी, एक्सेप्ट इन सो फार सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी, मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, इंश्योरेंस कंपनी में भी एप्लीकेबल होगा, बट जहां पर इंश्योरेंस एक्ट जो सेपरेटली एक्ट बना हुआ है, उसके प्रोविजन अगर इसके प्रोविजन के साथ क्लैश करते हो तो कौन प्रिवेल कर जाएगा, इंश्योरेंस एक्ट पर। ठीक है। यानी कि कंपनी जेट इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई तो है,
बट अगर कोई प्रोविजन जो कहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999 में जो प्रोविजन लिखा हुआ है, वो प्रोविजन प्रिवेल कर देंगे किसके ऊपर बेटा, कंपनी एक्ट के ऊपर। सिमिलरली किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बट जहां पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर क्या अप्लाई हो रहा है बेटा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कंपनी इंगेज है किसमें बेटा, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर भी अप्लाई है, बट कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर सेपरेट एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो। Sir, you क्या B5, सेक्शंस, B, सेक्शन 4। section 4. तो कहते हैं एनी अदर कंपनी गवर्न बाय क्या बेटा, स्पेशल एक्ट फॉर टाइमिंग फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार सेट प्रोविजन इन कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट। जैसे आपका सीएस इंस्टीट्यूट क्या है बेटा, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, क्या है, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, जो पास हुआ है किससे, स्पेशल एक्ट से। सीएस एक्ट है ना, स्पेशल एक्ट कौन सा है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। ठीक है, तो सुनो, इंस्टीट्यूट में एप्लीकेबल हो जाएगा लो, क्योंकि स्पेशल एक्ट है। बट जहां पर स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, तो वहां पर क्या कंपनी एक्ट आएगा, नहीं आएगा बेटा। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, सीएस एक्ट 1980। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सिचुएशंस है। As such body corporate incorporated any act timing force central government may by इस नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकती है। समझे, बोलो बेटे। हाँ जी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल अन इनकॉर्पोरेट कंपनीज, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बेटा, unincorporated companies association or partnership consisting large number of person being declared illegal। अब मैं अभी 465 पढ़ाऊंगा आपको, Sir, ये unincorporated. पढ़ाऊंगा अभी। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो बेटा इसमें ना सीधे से कुछ पढ़ाने लायक था ही नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ आपको क्या याद करना है, लर्न करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको ना एक पॉइंट करा रहा हूँ, सेक्शन 464, देन विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कंपनीज का टॉपिक, और फिर ये चैप्टर में हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डालो सेक्शन 464। फिर मतलब क्या हो? प्रिवेल का मतलब वो इस सेक्शन के ऊपर चला जाएगा, मतलब उसको पहले फॉलो करोगे आप। वाइब्रेशन,
सीट 100। ये तो साफ दिख रहा है। चश्मे का नंबर चेंज करो। क्या? तो पहला पॉइंट है लेकिन नथिंग। नथिंग। पहला हिंदू अनडिपेंडेंट फैमिली। हो गया। हुआ नहीं अभी। और ये फोन बहुत जिगरी है। क्या हुआ? रिद्धि, व्हाटएवर। स्मेल आ रही है क्या? तो नहीं होती होगी सफोकेशन। मैं समझे अलग प्रॉब्लम। अरे हो गया, मैं लल्लू वो। क्या छोड़ गया था भाई? तेरा हो गया। शाबाश। साक्षी घर पे आई थी, ठीक है। मैं उस रूम में खाना खा रही थी। उस रूम में वो दूसरे कमरे में आई थी, मतलब बच्चे को छोड़ने आई थी। उसका कोई भांजा आया था कुछ करने के लिए। तो आई, भांजे को समझा दी कि बच्चे आप बाहर मत जाना, मैं आपको लेके भी आ जाऊंगी बात। एक बार मुझे नहीं रोका उन्होंने। कोई मतलब ही नहीं, ऐसा लगा कुछ पराया आया है, बच्चे को छोड़ दिया, चला गया। कोई टोका तक नहीं, वो भी कुछ भी कुछ हुआ है क्या, सिर्फ टोका ही नहीं था, तो मैं क्या करूँ। टोका नहीं था। शोर बात चली गई, घर पे आप छोड़ गई। दुख, दर्द, पीड़ा। क्या बोल रही है? मेरी दोस्त को लोग घर पे आई, मेरे दोस्त तो घर भी नहीं आती। कौन कौन अपनी बेइज्जती करना चाहेगी। इसमें हम तो बोलते कि ज्यादा कोई नहीं है, अगर ये बस तुम्हारे को तो होगी। कितना स्लो लिखता तुम लोग यार। गधे हैं यार, गधे।
कुछ ना भाई, कौन सा टाइम का है? 7 तारीख को। हाँ, 7 तारीख को जून में। जुलाई। तो जी क्या होता है? क्या एडमिट का है? ये चीज डेट शीट क्या होता है बता तो रहा हूँ, 7 जुलाई को पेपर होगा। तो पेपर होगा सर। सर जो एग्जाम है वो एक ही दिन 2 घंटे में खत्म पेपर। सर कब तक आ जाते 1 हफ्ते में। हैं? या ये सर मान लीजिए मतलब निष्कर मैं ऊपर उठाया चल क्लास में फिर से पैसा देना पड़ेगा 10,000 रुपए, 10,100 और मेरी फीस अलग है। कौन सी किस बात की तरफ जा? हाँ CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा ना लायक। सिर्फ एक क्यों करवाना पड़ेगा? एक बार भाई अभी आपने सी सेट में रजिस्ट्रेशन कराया है, फिर आपको एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अभी तो आए हो ना, एंट्री हुए हो ना अभी, तो बहुत पैसे दे रहे हैं ICSI को। नहीं नहीं नहीं, दोनों का एक ही बार होता है। एग्जीक्यूटिव में एक ही बार होगा, फिर वो वैलिड रहेगा पर्टिकुलर टाइम तक, फिर आपको रिन्यूएबल फीस में देनी पड़ेगी अगर ये तो फेल होते गए तो। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव पास हो जाएगा, फाइनल में फिर रजिस्ट्रेशन कराना है। नहीं, 10,100 रुपये होगी एग्जीक्यूटिव की, और ऐसी फीस होती है फाइनल की। ज्यादा फीस थोड़ी है यार, 10,000 क्या है ये, कॉलेज की फीस भरना जाके। सिर्फ बीकॉम करने में 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं बच्चों में। रेगुलर की बात करूँ मैं, SOL की क्या, SOL में कितने लगेगा आपका? 6,000 रुपये 1 साल के चाहे, तो 18 मान लो। नहीं टोटल कैसे भाई, 3 ईयर होगा ना। तीन घंटे 3 ही है अभी। नहीं नहीं, 3 ही है, तो 3 साल में 6,000 रुपये हिसाब से मानो तो 18,000 रुपये तो लग रहे हैं। ठीक है, और CS में कितने लग रहे हैं आपके, ये 10 हो गया, 10-20 हो गया, नहीं 22,000 रुपये लग रहे हैं। आपने भी सब रहे वो तो कोचिंग्स की फीस तो अलग होती है ना, उसको अलग रखो। मतलब आप मान के चलो कि आपका पूरा CS करने में 2 लाख रुपए लगेगा बस। सिंधु बोला था 1 लाख रुपए 1 से 1.5 लाख, हाँ 2 लाख, 2 लाख अबे जितना भी लगेगा यार, मतलब इससे 2 लाख से ज्यादा अपर कैप लिमिट क्या है, 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर तो होना पड़ेगा ना। और लेकिन हाँ एक बात बता दो भाई, यहाँ पे ऐसा मत मान के चलना कि तुम फेल हो गए तो फिर आगे नहीं बढ़ना है लाइफ, छोड़ दो या डिमोटिवेट हो जाओ। देखो जो डिमोटिवेट हो गया वो तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहो, पास हो जाओगे। अगर ये आसान होता तो फिर हर कोई करता ना। फिर हर किसी के पास CS, यहाँ तुम इस एरिया में दिखा दो कितने कमरे सेक्रेटरीज हैं, इन कोचिंग्स में ही दिखा दो, यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर कितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एक भी नहीं है। फ्रेंड्स कॉल आता है क्योंकि मेरी बहन सीए कर रही है और मेरे पास नहीं है 26 साल सर आपकी फीस कितनी है? तो वो मेरे को कॉल आता है कि ऑफ रिकॉर्ड पूछा है प्लीज। अच्छा मेरी मम्मी कहती है 21 साल की नहीं कहती है मैं घबरा रही मेरा तो भाई शादी करने का मतलब ये थोड़ी है कि CS की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। मैंने शादी ही नहीं अगर शादी हो भी जाती है तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चल मैं पढ़ो, अब देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा सर, एक एसोसिएशन है और एक पार्टनरशिप है। सर राइटिंग खराब क्यों है, तो इतनी खराब भी नहीं है यार। चलो भाई मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वैसे एसोसिएशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ मेंबर। पार्टनरशिप तो पढ़ा ही है तुम लोगों ने, पढ़ा है ना। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? तो 2, मैक्सिमम? 50 क्यों? वो रजिस्टर होगा तो 50 से ज्यादा भी 100 आपको सजा दिया अच्छा सुनो ध्यान से। भाई पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं लिखा ही नहीं है मैक्सिमम मेंबर,
हमें तो ये सिखाया गया है। सुनिए ध्यान से अगर मैं जनरली पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है बेटा? पार्टनरशिप जो एक्ट है कौन सा? 1932। ठीक है, इसमें बेटा पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, और मैक्सिमम के रिगार्डिंग यहां पर कोई लिमिट ही मेंशन नहीं है, नॉट डिफाइंड। पहले था, पुराना एक्ट में था, जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं आया था ना, उससे पहले था 20 और 30 की लिमिट होती थी। कितनी लिमिट होती थी? 20 और 30। वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का वो सिस्टम था। बट आज के डेट में पार्टनरशिप एक्ट में कोई मेंबर का लिमिट ही नहीं दिया हुआ है, तो आपने कैसे बोल दिया 50 है बेटे? वो जो अनरजिस्टर्ड चुप ना लाए, 50 आपने बोला था, किस बेसिस में बोला था बताइए? क्या बताया गया था? पता है कि क्या अच्छा, अरे वो नहीं कह रहा मैं, किस बेस से बताया था, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में तो लिखा ही नहीं है 50 मेंबर होंगे। ओके, और कोई? हाँ भाई। पेपर कुछ क्या के सही नहीं है। नाइस, तुम बताओ। हाँ जी बताओ। सर क्योंकि जो रजिस्टर्ड ना हो ना, तो उनके लिए लिमिट 50 तक रखिए, और जो रजिस्टर्ड हो क्या वो 50 से ज्यादा। अब सुनिए, ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा इसको हम रेफर करेंगे। अच्छा, रेफर से पहले कॉन्सेप्ट, क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है बच्चे? ऑप्शनल होता है, यानी कि आप रजिस्टर्ड करवा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते। आप इसको रेफर करते हैं यहां पर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में। कहां रेफर करते हैं? 464। देखो, ये जो लॉ है ना, ये कैसे दूसरे लॉज को इफेक्ट करता है और आपको हर लॉ क्यों आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता लगे तुमने उस लॉ में पढ़ा कुछ था बट यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो देर इज अ कंफ्यूजन। जो अगर सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेगा तो वहां कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ बेटा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, राइट? बट विल रेफर दैट पॉइंट सेक्शन 464। तो यहाँ क्या कहता है देखो, ये कहता है कोई भी एसोसिएशन है या कोई भी पार्टनरशिप है, क्या कहता है बेटा? कोई भी एसोसिएशन है या कोई भी पार्टनरशिप है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर वट एवर दे नेम कॉल्ड, अगर ये मोर देन 50 हो जाते हैं, क्या हो जाता है बेटा? मोर देन 50 हो जाते हैं, और ये एसोसिएशन और ये पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है। क्या है बच्चे? अनरजिस्टर्ड। बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। सर मैंने कहा कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पार्टनरशिप जिसमें मेंबर और पार्टनर मोर देन कितने बेटा? 50 है। 50 से ज्यादा हो गए, मैं 50 नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? 50 से ज्यादा हो गए हैं और ये क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो सर पार्टनर कंपनी एक्ट का सेक्शन कहता है भैया ये जो एसोसिएशन है इसको हम इलीगल एसोसिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? इलीगल एसोसिएशन। यानी कि इलीगल एसोसिएशन अगर कोई हुआ तो वहां पर क्या होता है ना, पेनल्टी लगती है सेक्शन के हिसाब से। तो पेनल्टी क्या है देखो, पेनल्टी है 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी मेंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? मेंबर्स के ऊपर। कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके 50 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको 1 लाख रुपए पेनल्टी देनी पर्सनली, और आप सारी लाइबिलिटी के लिए क्या होगा बेटा? पर्सनली लाइबल हो गए। क्या हो गए? पर्सनल। तो इसका मतलब सर एक बात बताइए, अब आओ जरा यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में इसने मिनिमम कितना बोला? मैक्सिमम। मुझे एक बात बताइए, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो क्या 50 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं उसमें? बोलो भाई, क्योंकि अनरजिस्टर्ड हुआ 50 से ज्यादा होगा तो इलीगल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट के इस सेक्शन ने यहाँ पर बता दिया कि आप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं अगर आप अनरजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड हो तो जितने मर्जी पार्टनर बनो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सर पार्टनरशिप की लिमिट क्या सिर्फ 50 है या 50 से भी ज्यादा पॉसिबल है? 50 से भी ज्यादा पॉसिबल है अगर वो रजिस्टर्ड है तो। मैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात करूं तो मैक्सिमम कितने पार्टनर है? 50। तो ठीक ये है, रजिस्टर कर क्या? रजिस्टर करना
ये तो ऐसे ही पार्टनर वो रजिस्ट्रार्स होते हैं, हो जाते हैं उनसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है कुछ तुम्हारे? तो सर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही है। तो कहता भैया आप रजिस्टर्ड करा लो, अगर आपके 50 से ज्यादा नंबर हो गए हैं तो। अच्छा, क्या रजिस्टर्ड कहाँ कराना है? आप कह रहे थे ना अभी अनइनकॉर्पोरेट कंपनी क्या है? यही तो है बेटा। 50 से ज्यादा मेंबर हो गए, आपने कंपनी नहीं बनाई, इवन आपके 7 मेंबर से भी ज्यादा हो गए ना, तो आप अनइनकॉर्पोरेट कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अनइनकॉर्पोरेटेड। भैया आपने कंपनी नहीं बनाई है, बट कुछ और तो बना सकते हो ना, पार्टनरशिप बना सकते हो। नहीं समझ में आ रहा नालायकों के। पार्टनरशिप बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ अ पर्सन एक्सीडिंग सर्टेन नंबर। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन देखना, कैसे कंफ्यूजन है। कह रहा है सर नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप, ठीक है, कंसिस्टिंग द मोर देन सच नंबर ऑफ अ पर्सन। सच नंबर कितने बेटा? मोर देन 50। कितना बेटा? मोर देन 50 शेल फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस। भाई किसके लिए बना रखे अपने? बिजनेस करने के लिए। दैट हैज इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्विजिशन ऑफ गिवन द एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप अनलेस, क्या कह रहा बच्चे, इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। भाई इस एक्ट में तो कंपनी बना लो, या ऑप्शन है देखो, कंपनी बना लो, या क्या बोल रहे हैं, इज फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स। और किसी दूसरे लॉ में भी आप कुछ फॉर्म कर सकते हो, बट आपको रजिस्ट्रेशन करवा लो। 50 से ज्यादा हो गए तो, अगर 50 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 से ज्यादा हो गए, आप अनरजिस्टर्ड हो, इलीगल एसोसिएशन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? इलीगल एसोसिएशन। यानी कि 50 से ज्यादा अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपके नंबर हो गए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। या तो आप सोसाइटी बना लो, ठीक है, या तो आप ट्रस्ट बना लो, या कुछ भी बना लो, बट किसी ना किसी लॉ में आपको क्या करना है बेटा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड हो चुके हो फिर आपको क्या करने की जरूरत नहीं बेटा। बोलो, कोई अपर कैप लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर उस लॉ में कोई अपर कैप लिमिट लगा की है तो। समझ में आया? अब समझ आया 50 की नंबर की लिमिट क्यों है? हाँ, चल मतलब मैंने इसको ये टीचर को बोला, टीचर क्या बोले थे? टीचर अच्छा मैं, मतलब तूने बेइज्जती करवा दी मेरी। रुक जाओ, क्या हो गया? हुआ थोड़ी अभी, ये देखो यहाँ पर एक सिचुएशन है। ये जो लिखा था ना बेटा, यार ये हट क्यों नहीं रहा? हट जा मेरे लाल। क्या हो गया थे? अरे मैं क्या कह रहा था भूल गया। नोट पॉइंट बता नोट पॉइंट बता रहा था। ये जो लिखा है ना बेटा, ये नंबर दिया हुआ है हमें रूल 10 ने। किसने दिया है? रूल 10 ने, ठीक है। और 50 लिखा हुआ है, यहाँ देखो। अब जो ये सेक्शन 464 है, इसने क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस सबसेक्शन, वो किससे ज्यादा नहीं हो सकते? 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब हो सकता है फ्यूचर में लिमिट और बढ़ा दीजिए। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ में आया? देखो देखो, एक्ट बोल रहा है, सेक्शन 464 कहता है कि जो सर्टन नंबर स्पेसिफाइड है किससे ज्यादा नहीं हो सकते? 100 से ज्यादा। सरकार ने रूल 10 में अभी लिमिट कितनी बताई है? और इस लिमिट को बढ़ा के सरकार कितना कर सकती है? क्या 100 से ज्यादा कर सकती है? नहीं। 100 से ज्यादा करेगी तो फिर एक्ट अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कंपनीज एक्ट 464 में अमेंडमेंट करके 100 लिमिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बट अभी सरकार के पास पावर है, वो रूल से बेटा इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर सकती है? 100 तक कर सकती है। बट क्या 100 से ज्यादा कर सकती है? नहीं सर। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है फ्यूचर में? 100। बट फिलहाल कितनी है? 50। समझ आया? तो जो अंडरस्टैंड हाँ, पल्ले बड़ा कुछ। बट सुनो, यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। जैसे मान लो I'm a कंपनी सेक्रेटरी, और हमने एक पार्टनरशिप बनाया, हम सबने मिलकर, मेरे जितने स्टूडेंट थे सारे सीएस बन, और हम सबने पार्टनरशिप बना लिया, और हमारे टोटल सीएस बन गए 80। और 80 की पार्टनरशिप हम चला रहे, और हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। क्या हमारा इलीगल एसोसिएशन होगा? नहीं होगा साहब। देखो जरा, ये वाला जो सबसेक्शन आपने ऊपर लिखा है, ये अप्लाई ही नहीं होगा किस पे? अब एक हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली जो एचयूएफ होता है बेटा, उसमें जितने मर्जी मेंबर हो जाए, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, एन एसोसिएशन और
पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय, किसने फॉर्म करी है? प्रोफेशनल आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। तो वो पार्टनरशिप और वो एसोसिएशन में भले 50, 100, 200, 400 मेंबर क्यों ना हो जाए, वो एसोसिएशन इलीगल नहीं कहलाएगी, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। आप बोल रखिएगा। दोनों ही समझिए, इक्वल विंडो और डिवाइडेड फैमिली में जैसे ऐसा समझ क्या नहीं है तेरे को? एक फैमिली का वो होना चाहिए। हाँ, तो फैमिली के मेंबर 50 से ज्यादा हो गए मान ले। अच्छा, दोनों दूसरे में क्या? दूसरे में तो सीएस है या सीए है या सीएम है, कोई भी पर्सन जो स्पेशल एक्ट का प्रोफेशनल हो, उसने कोई पार्टनरशिप बनाई है और उसके मेंबर 50 से ज्यादा हो गए और वो अनरजिस्टर्ड है, वो इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेगा। लॉ बना कर रहा है। फिर क्या होता है? ये लॉ ने रिलैक्सेशन दी है कि आपको अलाउड है, आप बना सकते हो भैया जितना मर्जी बनाओ। सो ऑलरेडी तुम लोग गवर्नमेंट होते रहो स्पेशल एक्ट से, समझ रहे हो? तो फिर अलग से तुम्हारे को कौन सा रूल लॉ बनाओ? चलो लिख लो उसको। समझ आया बच्चों? पता नहीं तुम लोगों के समझ में आता है भी है कुछ नहीं आता, भगवान जाने। तुम लोग यार टी शर्ट पहन के नहीं आ रहे हो आजकल नॉलेज से? आपने तो ला रहे जैसे तेरे नहीं बनी हुई, दुख दर्द पीड़ा। एक बहुत बड़ा ओकेजन आने वाला है, हाँ, पार्टी होगी जुलाई में, बहुत बड़ा दिन आता है। लोग उधर एक महान इंसान ने जन्म लिया था धरती पे। जिसको देखो पार्टी मांगता रहता है। अब मेरी शक्ल में पार्टी लिखा हुआ है क्या? सर पार्टी, सर पार्टी। हाँ, 71719। मार्च में जरूरी आएगा। अब वो छोटे के क्लास में हमेशा गायब रहता था। क्या नाम था उसका? रितेश। वो तो हमेशा आता है भले क्लास। मैंने उसको हमेशा देखा था, पार्टी भी देखा है आते हुए, क्लास में भी दिया ही और पार्टी में भी दिया है तो किधर निकलते थे इतना से हम दुकान जाता है सिर्फ गली के बाहर किधर अब तो दुकान जाने का ये मैं बात करूंगी मिस सर्विस फाइन। घर पे बैठे रहते हैं ये भी गलत है, जब आपको करना चाहिए था तब आपने किया नहीं। कि इनके साथ में नहीं होता है मेरे मेरे घर में क्या चल रहा है मुझे यही नहीं दिमाग बहुत अच्छा था उस लड़के में। अभी भी करेगा तब तो हो जाए पर कर नहीं रहा आगे भी हाँ, जिसकी है ही नहीं और फिर ये पंद्रहवीं सीए कर रही है लक्ष्मी नगर का टाइम है उसके बाद कंटिन्यू है सीए कर रहे हैं, नाइस। इंग्लिश क्लास में ले रही है सीए स्टूडेंट ऑनलाइन ले रही है, स्कूल में एग्जीक्यूटिव का बैच स्टार्ट होगा आज जॉब से। तो रिकॉर्डिंग बंद है, रिकॉर्डिंग बंद है। राइट। चल पे पहले आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर। कहाँ करा है? अब स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो स्टॉप होगा ना, भी गधा ही है वो। और लिखा बच्चों। सर, आगे मुझे साथ में
हम्म। हो गया। शाबाश। आगे बढ़े। सो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है। देखो कितने टाइप के हमें कंपनीज के बारे में यहाँ पे समझना है। देखो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। दिस इज सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो ये कंपनीज के बारे में अंडरस्टैंड करना। बट जो कंपनी का बेसिक टाइप है बेटा, क्या है, बेसिक टाइप्स है, वो देखेगा जरा ध्यान से। जो ये और ये टॉपिक लगभग हमारा लास्ट ही है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या बेटा हमारे पास, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं, इन जनरल केस, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। जनरली हमारे पास कितने प्रकार की कंपनियां बच्चे, तीन प्रकार की कंपनियां हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन पर्सन कंपनी। क्या लिखेंगे बच्चे, वन पर्सन कंपनी। दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेट कंपनी। एट क्लास से एट और हम्म, पब्लिक कंपनी। ठीक है, और इन्हीं कंपनी के फर्दर बाइफिकेशन हो जाता है और बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ पे बन जाती। तो भी हम पढ़ेंगे सारा। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा बेटा, क्या वो लिख के नहीं दिया। इसका सेक्शन है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 62। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 68। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 71। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन है हमारे पास इन कंपनीज के। लंच वंच तो लाओगे तुम लोग आज, लंच नहीं लेके आए हो? क्यों, चलो फास्ट मान लेना। या आपको लगती हो जल्दी आने की। हाँ हाँ, तो अच्छा है, तो लंबी क्लास। सर बिजनेस कम्युनिकेशन यार वो ज्ञाने सर पढ़ाएंगे, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। उसमें से दो चैप्टर है मेरे, वो तो मैं एक दिन में करा दूंगा। ज्ञाने सर की क्लास 6 दिन और है, हम आ जाएंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, क्या करें। एक दिन उसका काम भी कीजिए हो। यार मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे बता। ठीक है। मेरा वैसे ही पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब हो गया।
लिखा बेटा? हालांकि बेटा ओपीसी में यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं करा रहा, ठीक है? डिटेल में आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बेसिक्स चीजें बता देता हूँ ओपीसी के बारे में। ये लिखा आप लोगों ने? देखिए सेक्शन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी के बारे में क्या बोलता है? कहता ओपीसी मीन्स एक ऐसी कंपनी है विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, यानी कि एक ऐसी कंपनी जहां पर सिर्फ कितने मेंबर होते हैं बेटा? एक ही मेंबर होता है। आर यू गेटिंग मेंबर? बोलो बेटे। हाँ जी। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 60। अब यहाँ पर कुछ रूल्स है जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ पूछना भाई? हाँ, आपने बोला कि एक को कर सकता है, कहीं को भी। अरे हाँ वो अलग चीज है, रुको जा, सबर करो थोड़ा सा। लिखो रूल 3 लिखो। क्या हुआ? सर एक इंसान सब कुछ करता है। हाँ, मैंने कहा मेंबर एक होता है, एम्प्लॉय नहीं बोला है। अच्छा इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, अभी सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, डोंट वरी। पहले मैं कंफ्यूजन देता हूँ फिर उसको सही करता हूँ। अभी वो बच्चा अलग ही कंफ्यूज हो रखा हो। जब मैंने बोला ना वन पर्सन ऑनली, यूं देख रहा मैं, क्या बोल रहा भाई, वीडियो में तो कुछ और बोल रहे थे। क्या भाई? ये बहुत बोल रही है आजकल। है एक कद्दू नाम की लड़की। लिखा? हाँ जी बेटे।
इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो रिकॉर्डिंग देख ली आपने ऊपर वाली प्लेलिस्ट है आपके पास, उसी में ओपन करना मिल जाएगा। इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग, जस्ट आफ्टर करंट ईयर, आई मीन जस्ट बिफोर करंट। गवर्नमेंट बजट भेजा नहीं मैंने यार, मांग लिया करो, मैं भूल जाता हूँ भाई, बहुत काम है मेरे पास जीवन में। प्रीसीडिंग मतलब क्या है? अबे वो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं ना, जस्ट आफ्टर प्रीवियस, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर बोला, क्या भाई प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे हैं ना। अभी 2000 क्या चल रहा है, 23, तो इसका प्रीवियस ईयर 22 भी है, 21 भी है, 20 भी है, 19 भी है। कौन कंफ्यूजन हो जाती। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट प्रीसीडिंग, इमीडिएट मतलब 23 के बाद जस्ट बिफोर क्या आया है, वही हो। ठीक है, देखो बच्चों, वो कह रहा भैया, रूल 3 कहता है जी, 1% कंपनी, क्या कह रहा बेटा, 1% कंपनी को सिर्फ कौन बना सकते हैं, नेचुरल पर्सन, यानी कि अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता क्या, ओपीसी। यानी कि ओपीसी बनाने के लिए कौन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और कहाँ का सिटीजन हो, भारत का सिटीजन होना चाहिए साहब। अच्छा, पहले इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि भारत का ही सिटीजन होगा और भारत का ही रेसिडेंट होगा, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया, इसमें सिटीजन तो मैंडेटरी भारत का ही होगा, बट इन्होंने क्या बोला, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। हो सकता है आप इंडिया के रेसिडेंट हो और रेसिडेंट ना हो, सिटीजन कहाँ के होने चाहिए, भारत के होने चाहिए। तो आप एलिजिबल हो इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्या ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप एलिजिबल है। दूसरा, शेल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, मतलब 1% कंपनी में एक ही मेंबर है, लेट अस अज्यूम, अगर वो मेंबर मर गया, भाई और तो कोई दूसरा है नहीं जो उसका काम संभाल सकता है, तो इसलिए जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट करी जाती है ना, उस समय एक नॉमिनी भी अपॉइंट करा जाता है। नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी, किसी दूसरे व्यक्ति को आप क्या अपॉइंट करोगे, नॉमिनी, कि अगर फ्यूचर में हमारे मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के बाद कंपनी में मेंबर कौन बनेगा, वो नॉमिनी। तो वो नॉमिनी भी कौन होना चाहिए, भारत का ही सिटीजन, रेसिडेंट वो इंडिया का हो सकता है और इंडिया का नहीं भी हो सकता। समझ में आया, यानी कि मेंबर बनने के लिए और नॉमिनी बनने के लिए आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, दूसरा इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और इंडिया के रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ में आ गया। अब सर किसी व्यक्ति को रेसिडेंट कब मानेंगे, जनरली यहाँ पर अमेंडमेंट आया बेटा, पहले 180 दिन का क्राइटेरिया था, कितने दिन का क्राइटेरिया था, 180 दिन का। नाउ दिस चेंज, ठीक है, तो कहते हैं रेसिडेंट बनने के लिए, सॉरी 182 डेज का था, अभी चेंज हो गया, कहते हैं पर्सन हु स्टे इन इंडिया, जो भारत में रहा है फॉर द पीरियड ऑफ कितना, 120 दिन, जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, तो उस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझे, हाँ जी। तो यानी कि ओपीसी बनाने के लिए नेचुरल पर्सन की जरूरत है, और नेचुरल पर्सन बेटा हमारा क्या होना चाहिए, भारत का सिटीजन या रेसिडेंट, सॉरी एंड रेसिडेंट, और रेसिडेंट हो भी नहीं सकता, दैट इज अदरवाइज मेंशन कर दिया इसमें, ठीक है। पहले ये था कि रेसिडेंट भी अब कहाँ के होने चाहिए बेटा, भारत की, बट इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, लॉ कभी भी एक समान नहीं रहता, चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नींद आ रही है नलायकों को, उबासियां ली जा रही है, उबासियां, क्यों, सही बोल रहा हूँ। shall not be, काजल टाइम बढ़ा कुछ, हाँ तो रोज कुछ होना तभी तो बढ़ाओगी, नहीं बढ़ा, पढ़ते वक्त टाइम नहीं देखती है, सोते हुए, कह रही सर मैं तो सो जाती हूँ।
वही है, ये तोड़ देगी नालायक किसी दिन। क्या हुआ है? देखो जरा, सर एक व्यक्ति कितने ओपीसी बना सकता है एक समय पे? ओनली वन। क्या बना सकता है? ओनली वन। ये देखो क्या कह रहा है, सर कहते हैं एक नेचुरल पर्सन शेल नॉट, क्या लिखा बेटा? शेल जहां आ जाना, शेल दैट मीन्स मैंडेटरी है। मे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है। शेल का मतलब क्या है? मैंडेटरी है। तो कहता है नेचुरल पर्सन शेल नॉट, क्या हो सकता है बेटा? बी ए मेंबर ऑफ मोर देन अ ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कभी भी किसी भी समय आप अगर ओपीसी के मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं, दो तीन चार ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते। बोलो बेटे। हाँ जी। या सेड पर्सन, वही नेचुरल पर्सन बेटा, शेल नॉट बी क्या? नॉमिनी ऑफ मोर देन अ ओपीसी। मतलब सिंपल सी बात है सर, आप जैसे मान लो, मिस्टर एक एग्जांपल देखना है सर, आंसर देना सबको, ठीक है? नहीं बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा इतना मारूंगा, डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी। क्या बोलेगा? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी नहीं, आई एम सॉरी। मिस्टर एक्स मेंबर है किसका? ओपीसी का। हेलो भाई साहब, इधर देखो, इधर देखो। क्या ये मिस्टर एक्स इस ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? हाँ या ना? मैं कहां से बोलूं, क्यों नहीं बन सकता? मेंबर है कि नहीं? अबे यार थोड़ा लॉजिकल सोचो ना, क्यों नहीं बन सकता? अबे यार मेंबर है, अपने मरने के बाद खुद ही कैसे मेंबर बन सकता है वो? तो सर ये नॉमिनी नहीं बनेगा, ये एक टाइम पे इसका क्या बन गया? बट सुनो सुनो ध्यान से, ओपीसी टू, क्या लिखा हुआ है? क्या मिस्टर एक्स इस ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? हाँ या ना? कितने लोग यस बोल रहे हैं? फिर ना हो गए। हैंड रेस करो फटाफट से, कितने लोग यस बोल रहे हैं? वन। अभी तो बहुत बोल रहे थे। टू, थ्री। क्यों भाई? एक का बन सकता है, दूसरे का काम भी तो करेगा। कहीं लिखा है बेटा कि एक टाइम पे आप नॉमिनी और मेंबर नहीं बन सकते? नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप नेचुरल पर्सन एक ही ओपीसी में क्या बन सकते हो? एक ही ओपीसी में क्या बन सकते हो? नॉमिनी। तो क्या बन सकता है ये कंफ्यूजन में क्यों? यस ये पॉसिबल है दोनों चीज। तो कंफ्यूज क्यों थे इतने? टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी क्लियर। अभी तो कंफ्यूज करूंगा, टेंशन कहाँ ले रहे तो सर फिर तो वो जैसे हो? अरे यार रुक जा यार, तो सबर इन पे, मैं करा रहा हूँ ना भाई, मैं हूँ यहाँ पे। या तू आ जा, मैं आ जाता हूँ वहां फिर आओ ना। पे। एग्जाम्पल नंबर 2, सुनो ध्यान से सर। अच्छा, जो मिस्टर एक्स है, यहाँ पे मिस्टर वाई ले लेते, ठीक है? इसमें अभी रुक जाओ, कंफ्यूज ना हो जाना भाई, रुक जाओ अभी। पहले ये बताओ, क्या ये नेचुरल पर्सन एक समय पे एक ही ओपीसी का क्या बन सकता है, और दूसरी ओपीसी का क्या बन सकता है? ये क्लियर है? अच्छा अब जरा सुनो, मान लो इस ओपीसी में कोई ना कोई तो मेंबर रहा होगा। मान लो मिस्टर वाई क्या है? मेंबर। मेंबर है। ओ लकी, लकी क्या कर रही है? क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है क्या? हेलो? तो पानी दे दे इसको। अच्छा घबरा गए, 4 बजे तक क्लास है, भगवान मैं कैसे सरवाइव करूंगा? डोंट वरी, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। पानी दे दो इसको, ये लो पानी पियो। आप सर। अरे यार भाई,
हाँ मैंने कहा, है मतलब हुआ क्या है? भूख लगी होगी काजल के खाना बता दो। तबीयत खराब है तो बताओ, फिर मैं घर छोड़ दूंगा आपको। आई मीन घर छुड़वा दूंगा। तबीयत खराब हो रही है, जबरदस्ती मत बैठना बेटा, बीमार हो जाओगे, फायदा नहीं है, फिर 2-3 क्लासेस मिस हो जाएंगे आपको। अरे बच्चे बोलते नहीं, पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हैं। कुछ हुआ है तो बताओ। लगी। देखो, मिस्टर वाई क्या है यहाँ पे, मेंबर है। अब मान लो सर, क्या? इसको मार देते हैं। अबे लकी को नहीं मार रहे, इसको मार रहे हैं, वाई को। डेड, मर चुका। अच्छा, ये मरते ही क्या मिस्टर एक्स नाउ बिकम मेंबर ऑफ दिस है भाई? अच्छा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है जीवन में कुछ? मिस्टर एक्स क्या दो कंपनी में, सॉरी, दो ओबीसी में मेंबर बन गया, नहीं बन गया? है कि नहीं? जेन्युइन डाउट बताओ। लिखो फिर अगला पॉइंट लिखो। यही बोल रहा था तू? ओ भाई साहब, मुझे पता नहीं था तब 14 दिमाग है तेरे पास। लिखो जरा इसको फटाफट से। भाई मैं क्या करूं, चुप करूं बैठा के? वो क्यों रो रही है, उसने बताया ही नहीं। क्या नहीं समझ पाया? मैं समझाया नहीं कुछ। तुम लिखो पहले। बेटा क्या हुआ बता दो। लड़कियों का मुझे यही चीज बड़ा बेकार लगा। अभी देखो मैं सब पूछूंगा, कविन क्या हुआ? देखो कैसा आवाज एकदम जवाब है ना, फटाक से था। क्या है? लिखो, लिखो, लिखो। ऐसा मत बोलो सच में हो जाएगी। मेरे मुंह में खाल है। फिर क्या लिया सकते हो? लिखिए, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। काजल इससे पूछो क्या हुआ है, नहीं तो अगर दिक्कत है तो उसको घर में जाके बहुत। तबीयत खराब हो रही है तो घर चले जाओ। जैसे मुझे लेके गए थे ऐसे इसको ये चिकवा नहीं दे सकते। मैं तो हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। डॉक्टर डाबरा। हॉस्पिटल से जाने के सिचुएशन है, आने का वहां पे चांसेस कम है। तो आ गई थी। भाई वहां पर ना एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सफदरजंग, वहां में सिर्फ ये देख रहा था पेशेंट आ रहा है जा, तो पैकिंग में जा रहा था फिर। सर एक बार बस में जाओगे ना, एक क्या उधर एक भीड़ रहती है। यार वहां जाके बंदा वैसे बीमार हो जाए, पता है वो बड़ी नेगेटिविटी रहती है। तो ट्रामा सेंटर में चले जाओगे भाई तुम। वो है ना एक्सीडेंट के केस आते हैं, जैसे कि हड्डी बाहर निकली जाती है, कोई होश नहीं है, किसी का सर फूट रहता है। डॉक्टरों को कितना आदत हो गया होगा ना ये सब चीजों में। तो यार, अच्छा मर गया, हाँ मर गया, चलो पैक करो। कितने कॉमनली बोल रहे थे वो। जैसे मान लो किसी का रिलेटिव आए, अब वो रो रहे हैं, अबे रो मत भाई, बाद में रोना, पहले पैक करो। वो तो इमोशनल है ही नहीं भाई, बिल्कुल खत्म। लेकिन जरूरी भी है, अगर वो हर पेशेंट के साथ रोने लगे फिर तो वो बेचारे कर नहीं पाएंगे ऑपरेशन। क्या हुआ? क्या हुआ शिंटी? चलो रहने दो, उसको अकेले छोड़ दो।
क्राइटेरिया विद इन है इसने। तो इसको बता दो, चले जाओ घर आराम से। तुम बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा, बताओ। और कुछ पर्सनल है तो इसको बता दो। बारिश हो रही है भाई? क्यों नहीं हो रही है? मौसम विभाग वालों पे केस कर दूं? उम्मीद दिलाते हो। ये तो जाना होता है। ये सुनो, मैं चाह रहा हूँ ऐसी बारिश हो ना, धीरे धीरे होती रहती है ना पूरे दिन, उधर क्या कूल कर देगा मौसम। तो मतलब तुम्हारे चक्कर में हम बारिश को बोलते ना आए, हमें कहा था वहां घर लेने को। नीलेश सर के घर गया था एक दिन, बारिश के मौसम में। मैं जो गिरा हूँ वहां पे स्कूटी से। हाँ यार, दिखता है ये वो तो just- एक लड़की आ रही थी सामने से स्कूटी लेके, मैं कहा ये आज ठोक देगी भाई। वही दोनों गिरे हम, वो नाले में, मैं नीचे, तो उसको उठाया मैंने। लड़कियों को वैसे स्कूटी चलाना नहीं आता, वो पैर से ब्रेक मारे थे करके। मैं कहा, बहन ये भी ब्रेक होता है। तो वो टिकटॉकिया होगा फिर। देखा? अब जरा सुनो, यहाँ पर मैंने आपको केस कराया था जी। अब सुनो ना, अगर देखा जाए इस कंडीशन को, अगर देखा जाए, ये जो मिस्टर एक्स है तो दो ओपीसी में क्या बन गया, मेंबर बन गया। और ये वाला जो पॉइंट है इस लॉ का, कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस हो गया, क्योंकि इसने तो बोला भैया एक ही कंपनी में क्या बन सकते हैं आप, ओपीसी के मेंबर, मतलब एक ही ओपीसी के क्या बन सकते हैं, नॉमिनी। यहाँ तो दिक्कत हो रही है ना। तो हम कुछ नहीं कह रहे, हमने मिस्टर एक्स से बोला भाई देख, कोई बात नहीं, तो क्या बन गया यहाँ पे, मेंबर। अब तुझे ना चुन ले, इन दोनों में से कोई एक कंपनी चुन ले जहां तुझे क्या बनना है, मेंबर। हम तुझे 180 दिन का टाइम दे रहे हैं। कितने दिन का टाइम दे रहे हैं? 180 दिन। या तो तू यहाँ पे किसी और को मेंबर को अपॉइंट कर ले इस वाली कंपनी में, या तो इस वाली कंपनी में। मतलब तो रह तो एक ही कंपनी में क्या सकता है बेटा, मेंबर। दोनों कंपनी में मेंबर नहीं रह सकता। हाँ, 180 दिन का हम समय दे रहे हैं आपको कि आप किसी और व्यक्ति को इस कंपनी में क्या अपॉइंट करो, तो मेंबर अपॉइंट करो। समझ है? तो 180 दिन तक तो दो कंपनी मेंबर हो ही सकते हो। बोलो यार। हाँ, 180 दिन का समय है, आप चेंज करके किसी और व्यक्ति को उसमें क्या बना दो, मेंबर। या तो किसमें बना दो, या तो किसमें बना दो, बट आप एक टाइम पे क्या रह सकते हो बेटा, एक ही ओपीसी में मेंबर रह सकते हो। समझ आ गई है? हाँ बोलो। कौन सा नॉमिनी? तो उस मेंबर का नॉमिनी बन जाएगा, बात कर। हाँ, कोई इशू नहीं है उसके साथ। बट जनरली यार तू किसमें बनेगा वैसे भी, नॉर्मली जिसमें ऑलरेडी था, राइट। तो ओपीसी 2 में तो किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर दे, टेंशन खत्म। नहीं, वन टाइम ओनली वन नॉमिनी। ये तो लिखा, अबे लल्लू लाल, लिखा तो है, देखो ना। सेट पर्सन शैल नॉट आल्सो नॉमिनी इन अ मोर देन वन ओबीसी। यानी कि एक ओबीसी में एक ही बार आप क्या हो सकते हो, नॉमिनी हो सकते हो। तो ये भी तो मिस्टर एक्स एक में देखो मेंबर है, एक में नॉमिनी है।
नॉमिनी दोनों में तो नॉमिनी नहीं है वो, एक में क्या है और एक में क्या है नॉमिनी। समझ आ रहा है? नहीं आया? पक्का ना? हाँ। अब पढ़ो जरा इस पॉइंट को, देखो क्या लिखा है। कह रहा वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी अकॉर्डेंस विद दिस सब रूल बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, किसी और कंपनी में क्या बन जाता है बेटा? मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ किसकी वजह से? नॉमिनी होने की वजह से उस कंपनी में। सच पर्सन मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन कितने दिन के अंदर बेटा? 180 दिन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक टाइम पे एक ही ओपीसी बना सकते हो। बूझे कि नहीं बूझे? समझ गए? पक्का, कसम से। देखो पहले कंफ्यूज करो फिर आंसर दो, मजे अच्छे समझ में आओ। समझ लो ना? गुस्सा हो गया क्या? लिखो फिर। मुझे लगा तू भी लकी बन गया है। फिर बातें होनी तुम्हारी। क्या भाई? सर चेंज तो दो चीज बोल भाई। किसी को होता क्या है कि ओ, बहुत कम होने की बात है। एक ऐसी कंपनी है बट वहां पर एक ही मेंबर होगा, बस यही फर्क है। कम मुझे मैं बहुत मतलब कि कौन से फील्ड में रहते कौन से कोई सा बिजनेस कर सकती है, बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो बिजनेस में नहीं जा सकती। बाकी कुछ भी वो कंपनी आप, बस आप मेंबर कितने हैं? एक है। बट लिमिटेशन रहेगा। सब कुछ मत पढ़ो ना यहाँ पे, सब कुछ बहुत टाइम लग जाएगा ओपीसी पढ़ाने में। क्योंकि 50 लाख की कैपिटल, 2 करोड़ की टर्नओवर वाला सिचुएशन है। अगर इससे ज्यादा हो गया फिर हम ओपीसी नहीं रह सकते। समझ रहे बात को? यूट्यूब सारा क्या? यूट्यूब सारा फिर क्यों देखेगा यूट्यूब से? जरूरत ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव में वैसे भी डिटेल पढ़ोगे आप। क्या जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ ले। क्या तो न्यूज़ फाइल की करवा दूँ मैं आज क्यों नहीं गई इसको मैं 1000 बार समझा दूंगा, समझने में तैयार ही नहीं। ये भैया तब से आप एक पढ़ रहे हो फिर तो फिर पता है कि ये होता है। बता तो, कंपनी है जिसमें एक मेंबर होगा बस। और क्या पढ़ना है इसमें? ऐसे तो भी डायरेक्टर चैप्टर्स का भी थोड़ा बहुत इसमें है, तो बोलेगा उसका डायरेक्टर पूरा पढ़ाओ। 22 क्लासेस लगेंगी उसमें। 2-3 घंटे की क्लास, एक क्लास 3 घंटे की होगी। 4 बजे तक क्लास है तो चल जाएगा ना आज? हाँ लंच? कोई लंच वंच नहीं? क्या लंच? That's नहीं करूंगा, कोई दिक्कत है? बस एक बार दोस्त को नहीं तीन बार नहीं करता है। चलो लिखो बच्चों, बात है इनकी बातें खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो भी मैं ओपीसी में आपको जो कुछ भी करा रहा हूँ, दिस इज नॉट कंप्लीट बेटा। ये अभी अधूरा है। जब आप फ्यूचर में एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एनीबॉडी एनीबडी कैन डांस।
एनी बॉडी कॉर्प कहाँ पे? एनी बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लिख लिया। लकी अनलकी हो रखी है पूरी। मुझे लग रहा है इसको 4 बजे की टेंशन हो रही है। हो गया बे। देखो इधर। अच्छा आपने जनरली पढ़ा हुआ ना माइनर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते माइनर्स के साथ, है ना? बट उसमें एक चीज और पढ़ा हुआ एक्सेप्शन में है कि बेनिफिशियल ओनर बना सकते हैं उनको। बट यहाँ पे ना तो माइनर मेंबर बन सकता है और ना ही क्या हो सकता है बेटा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर ले सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। माइनर ओपीसी में ना तो क्या बन सकता है, मेंबर, और ना ही कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसको यहाँ पर मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात खत्म। रीजन जानते हैं इसका क्यों? एक बात बताओ, अगर आपने शेयर्स ले लिए तो मेंबर बन जाओगे। मेंबर के ऊपर यहाँ पर क्या एक ही सिंगल मेंबर है, और सिंगल मेंबर के ऊपर तो एप्लीकेशन रखोगे ना। तो उसी को अगर तुमने माइनर बना दिया तो फिर काम कैसे होगा? लॉजिकली सोचो। तो इसलिए बेटा यहाँ पर माइनर पर्सन क्या नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता। और शेयर इसलिए होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते। समझे? नहीं आता। क्या नॉमिनी बना सकते हैं मैं? क्यों? ऑफ कोर्स या कॉमन सेंस। अच्छा ओपीसी को हम कांट इनकॉर्पोरेट एज सेक्शन 8 कंपनी और ना ही कन्वर्ट कर सकते किसमें, सेक्शन 8 कंपनी। बेटा देखो ध्यान सुनो, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है आपने पढ़ा हुआ है, याद है? अकाउंट्स में आपने एनपीओ का अकाउंट बनाया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं हम? सेक्शन 8 कंपनी। नहीं पढ़ा है? अच्छा डिलीट हो गया। नाइस, वेरी नाइस, कोई बात नहीं। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है बेटा, ओपीसी वो नहीं बन सकती, ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकती है वो, और ना ही क्या हो सकती है बेटा, कन्वर्ट हो सकती है उसमें। ठीक है, तो ओपीसी आप किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बेटा, सेक्शन 8 कंपनी में। दूसरा तो कह रहा था ना सर ओपीसी कौन कौन सा काम नहीं कर सकते, देखो कंपनी हर काम कर सकती है बट ये नहीं कर सकती। कैन नॉट कैरी कौन सा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ भी काम करो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंपनी। समझ में आए? माइनर से करवा लिया, नॉमिनी बना लिया। तो इसकी क्या गारंटी, जब तक वो माइनर तो मेंबर मरेगा नहीं। थोड़ा सा थोड़ा सा रिस्क ले लें। देखो प्रैक्टिकली आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब पॉइंट बीइंग आप जब फाइल करोगे तो आरओसी चपेट मार के भेज देगा वापस। अब क्या सुना है? मान लो ना आपका माइनर जो है वो 16 साल का है। ठीक है, आपने कहा 2 साल में नहीं मर रहे यार, अगले दिन ही हार्ट अटैक आ मेंबर को, मेंबर टपक गया। आप कैसे मेंबर बनाओगे माइनर को? क्रिटिकल कॉजन कॉन्स तो होंगे ना। हाँ, तो इसलिए आप रिस्क क्यों लोगे? आप किसको अपॉइंट करोगे? मेजर पोस्ट। ठीक है, तुम में से माइनर कौन है? नंदू भिड़े। तुम माइनर हो गई, क्या एज है तुम्हारी? 15 साल, 17 साल। तुम भी माइनर हो, तुम्हारी एज क्या है? 17। और कौन? ये भी तो है। ये आप भी माइनर हो? सर आधार कार्ड के साथ में चोर है सबके जरिए है। डेट ऑफ बर्थ बड़ा कम कर रही है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, बेनिफिट मिलेगा सरकारी जॉब में। ये हो गया ओपीसी समाप्त। हालांकि समाप्त तो नहीं हुआ बट आपके सिलेबस के सब समाप्त हो गया। हेडिंग डालिए। क्या हो? भूख लग रही है? फिर क्या हो गया? चलो 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ। नहीं पूरा बना हाँ भैया हाँ। 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर स्टार्ट करते हैं। सर वरना